अलेक्जेंडर पोप बायोग्राफी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो अलेक्जेंडर पोप जो है ये उनके नाम से ही खुद की एज है, जो कि 1700 से 1745 तक के मानी जाती है। और ये नियो क्लासिकल एज के अंतर्गत आते हैं। नियो क्लासिकल जो रेस्टोरेशन से एज से स्टार्ट होती है और सेंसिबिलिटी तक चलती है, मतलब 3 एजेस हैं इसमें। नियो क्लासिकल में उसमें जो है मिड की एज है, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप और एज ऑफ ऑगस्टन, जो कि 1700 से 1745 तक के मानी जाती है। तो इसी एज के बहुत ही फेमस राइटर है। इनके विषय में आज पढ़ते हैं हम लोग। बॉर्न इनका May 21, 1688 in London, England. Parents Alexander Pope and Edith Pope. Alexander Pope and Edith, ये जो है कई तरह की बीमारियों से सफ़र किए हैं अपनी लाइफ में। तो उनमें से एक ट्यूबरक्लोसिस भी है। ट्यूबरक्लोसिस इनको वो मतलब ज़्यादा हो गया था। उसकी वजह से जो है इनको इनकी जो बॉडी थी वो काफ़ी जो है थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल डिटैच हो गई थी। उनका मतलब डिस्ट्रक्शन आ गया था, टेढ़ी हो गई थी, कर्व हो गया था और एक कुबड़ हंचर टाइप में करा था। तो इनकी एज जो है जो लंबाई थी उसी वजह से इनकी कम हो गई। एजुकेशन इनकी मोस्टली जो एजुकेशन है वो खुद ही हुई है, सेल्फ हुई है, घर पे ही हुई है। इनकी आंटी और इनकी मम्मी ने जो है इनको काफ़ी जो है हेल्प करा था इनकी एजुकेशन में, इसलिए माना जाता है कि मोस्टली सेल्फ एजुकेटेड है। पॉप स्टडीज क्लासिकल लिटरेचर एंड लैंग्वेज, और स्कूल भी एक गए हैं, ट्विफोर्ड स्कूल में कुछ दिन तक के इन्होंने शिक्षा हासिल करी है। बट जो है उसके बाद ज़्यादा जो है इस पे काम आगे बढ़ नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी इनको जो है सेम फील होता था, और चूंकि इनका गठन भी छोटा था और एंचर की वजह से काफ़ी लोग इनको मजाक में बनाते थे। इवन इनको जो है फीमेल वर्ड में भी अच्छी खासी जो है बेइज्जती ही मिली, आगे कुछ मिला नहीं। डेथ अलेक्जेंडर पॉप की जो है 30 मई 1744 को इनकी होती है, और 45 तक के एज मानी जाती है। चूंकि हम इंग्लैंड लिविंग बिहाइंड द लिगेसी वन फारमोस्ट पॉइंट एंड सेटल्ड ऑन ऑगस्टन एज से बिलोंग करते हैं। ये कुछ शॉर्ट फैक्ट रहे इनके डेट ऑफ बर्थ और डेथ और इनके पेरेंट्स को लेकर के। इनके लाइफ के जो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं, जैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688। जो इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये था कि किंग जेम्स ओवरथ्रोन कर दिए जाते हैं और विलियम थर्ड और मैरी सेकंड जो है थ्रोन पे आते हैं, जो कि इन्हीं के जो है ये मेरी जो है इनकी लड़की थी और विलियम थर्ड जो है इनके दामाद थे। इन्हीं के बेटी दामाद जो है इस पे आती है। रिजल्ट क्या होता है? ग्लोरियस रेवोल्यूशन का ये रिजल्ट होता है। वार आफ्टर स्पेनिश इन्हीं के बीच में होता है, 1701 1714 के बीच में चलता है। ट्रीटी ऑफ यूट्रेच, ट्रीटी ऑफ यूट्रेच जो है ये काफी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक ट्रीटी हुई थी कि एक बोलते शांति समझौता हुआ था 1713 में। तो ये ईयर भी जनरली जीएस में भी पूछ लिया जाता है। जेकोबाइट रिबेलियन 1715 और 1745 तक के बीच में चलता है। जेकोबाइट रिबेलियन कौन होते हैं? जो उस समय की जो डायनेस्टी थी उसको जो है हटाना चाह रहे थे, क्योंकि तो माना जाता था कि जो जेम्स है या इनकी जो डायनेस्टी है, स्टुअर्ट डायनेस्टी है, ये जो है कैथोलिक को प्रमोट करती है और ये इस चीज को मानते नहीं थे। राजा में जो डिवाइन पावर थी उस चीज को ये रिजेक्ट करते थे। ऐसा एक ग्रुप था रिबेलियन का जिन्हें जो जेकोबाइट रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। तो ये रिबेलियन भी जो है इन्हीं के लाइफ पीरियड में होता है। कौन कौन से राजा थे जिनका रेन पोप के लाइफ पीरियड में रहता है? जैसे कि सबसे पहला अगर हम जन्म से देखें कि इनका जन्म किस राजा के रेन में हुआ था, तो जेम्स सेकेंड के टाइम पर हुआ था। तो 1688 इनका बर्थ ईयर है और उस टाइम पर जो है जेम्स सेकेंड जो है रेन में थे। विलियम थर्ड और मैरी सेकेंड ये जो है आते हैं बाद में। लेकिन जो इनकी लिटरेरी एज है, क्योंकि 1700 से कंसीडर की जाती है, तो इसलिए अगर इनकी लिटरेरी एज में पूछा जाएगा कौन 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 से राजा रहे,
तो फिर हम विलियम थर्ड और मेरी सेकंड से जोड़ेंगे, और अगर इनके पूरी लाइफ से जोड़ा जाएगा तो फिर जेम्स सेकंड को भी हम जोड़ेंगे। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का मोड क्या है। इनका जो है कोरेन था, हालांकि माना जाता है कि मेरी जो है की डेथ पहले हो गई थी और लास्ट तक के विलियम थर्ड ही लेकर गए। विलियम थर्ड के बाद जो है क्वीन एन 1702 1714 आती हैं, और फिर जॉर्ज फर्स्ट आते हैं 1714 टू 1726। आफ्टर दैट जॉर्ज सेकेंड 1727 1760। इस तरह से अगर देखा जाए तो विलियम और मैरी का एक रेन होता है, मतलब दो लोगों को इनको कंसिडर किया जा सकता है, वैसे रेन इनका सिंगल ही रहता है। और क्वीन एन का 2, जॉर्ज फर्स्ट 3 और जॉर्ज सेकंड 4। 4 जो रेन जो है इनके लाइफ पीरियड में रहती हैं, इनके लिटरेरी पीरियड में। अगर टोटल लाइफ पीरियड की अगर बात करेंगे तो हम जेम्स को भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे, क्योंकि जेम्स इनके पीरियड में, जब इनका जन्म होता है 1688 में, उस समय जो है जेम्स ही थ्रोन पर थे। तो उस प्रकार से अगर देखा जाएगा तो इनके 5 रेंस रहती हैं लाइफ पीरियड में। 5 राजाओं का राज जो है अपने लाइफ पीरियड में देखते हैं क्या रहता है। कंटेम्प्रेरीज इनके कौन कौन से थे? जोनाथन स्विफ्ट थे, जो कि सैटारिस्ट ऑथर माने जाते हैं। जॉन गे इनके कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, और थॉमस ग्रे इलिजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड फेमस वर्क है इनका। अच्छा, जॉन गे का बेगर्स ओपेरा ये भी काफी फेमस है, ये भी ध्यान रखी जाने वाली बात है। और ये गुलिवर ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट का, ये सब इनके कंटेम्प्रेरी है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कंटेम्प्रेरी वर्क कौन सा इनका है, तो गुलिवर ट्रेवल्स, बेगर्स ओपेरा और इलिजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड, ये सब इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स के वर्क हैं। किसके? अलेक्जेंडर पोप के। सैमुअल जॉनसन ये क्रिटिक रहे हैं, और लेक्सिग्राफर इनकी जो है अपनी उनकी डिक्शनरी आती है। और लेडी मेरी वोटली मॉन्टेग, ये भी जो है इनका नाम इस एज से जुड़ा हुआ है। पोएट और एसिस्ट माने जाते हैं। हालांकि इनके कंटेम्प्रेरी में और जो फेमस नाम है रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील, इसमें नाम नहीं दिया, वो भी इनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं, और काफी इनका उनका एसोसिएशन भी लिटरेरी रहा है। लिटरेरी फीचर अगर बात करी जाए कि जो एज ऑफ पोप या एज ऑफ अगस्टन था, उसमें कौन कौन से लिटरेरी फीचर ज्यादा यूज किए जाते थे? क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि ये जो अलेक्जेंडर पोप हैं उनके टाइम पर कौन कौन से लिटरेरी जनरा ज्यादा यूज किए जाते थे, कौन कौन सी चीजें उस समय ज्यादा फेमस थी। जैसे नियो क्लासिसिज्म जो है उस समय ज्यादातर लिटरेचर में डिपिक्ट किया जाता था। उस समय का जो भी लिटरेचर होता था वो पुरानी जो फॉर्म थे उनको रिवाइव करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। सटार बहुत ज्यादा लिखे जाते थे। मोस्टली जो वर्क आते थे तो हीरोइक कपलेट में लिखे जाते थे, जिसे पोप ने खुद ही पॉपुलराइज किया था। और राइमिंग पेयर्स आयामिक पेंटामीटर में खूब लिखे जाते थे। इमिटेशन और अडाप्टेशन का एक बहुत क्रेज था, जो भी राइटर्स थे तो किसी पुराने राइटर्स की कॉपी करते थे, या उनकी थीम को लेते थे, या फिर उनके जैसी चीजों को जो है करने की कोशिश करते थे। तो ये विशेषताएं हम किसकी का बात कर रहे हैं? ये एज ऑफ पोप या एज ऑफ अगस्टन के लिटरेरी फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। पार्टोनेज एंड लिटरेरी सर्कल्स, ज्यादातर इस एज में जो राइटर थे उनके कोई ना कोई संरक्षक हुआ थे, ड्यूक होते थे, राजा उस समय के जो किंग्स होते थे, उनके संरक्षण में जो है इनके लिटरेरी करियर आगे ग्रो करता था। तो ये कुछ फीचर हैं, फीचर से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं क्रिटिकल कमेंट्स। देखो ये तो कुछ साधारण सी जानकारी हमने ले ली, सिंपल। अलेक्जेंडर पोप की बायोग्राफी, उनके रेन और उनके लिटरेरी फीचर्स कौन कौन से थे, उनके पेरेंट्स वगैरह कौन से थे। जोनाथन स्विफ्ट जो है इनके जो पोप है, पोप को प्रेज करते हैं, उनका जो है अप्रिशिएट करते हैं, और बोलते हैं मास्टर ऑफ वर्स। आपसे पूछा सकता है कि मास्टर ऑफ वर्स जो है पोप को किसने बोला? पीजीटी जीआईसी में अगर जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। तो कंटेम्प्रेरीज जो उनके क्रिटिक्स थे, या जो उनको प्रेज किए हैं, या जो उनको डिस्डेन किए हैं, उनके क्रिटिसाइज किए हैं, ऐसे कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जोनाथन स्विफ्ट जो है वो प्रेज करते हैं और कहते हैं मास्टर ऑफ वर्स। जोसेफ एडिसन, चूंकि जो जोसेफ एडिसन का उस समय के वर्क थे, टैटलर था उनका और जैसे गार्जियन था, तो उसमें इन्होंने जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन भी किया है अलेक्जेंडर पोप ने, तो इसलिए इनकी उनकी इंटीमेसी भी अच्छी खासी थी। तो इसलिए मान के चलो जो जोसेफ एडिसन अगर जहाँ पे भी
कमेंट कर रहे हैं अलेक्जेंडर पोप पे, तो इसका मतलब वो उनको सही ही करेंगे, उनके समर्थन में ही करेंगे, सपोर्ट में ही करेंगे। जोसेफ एडिसन क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज पोप टैलेंट थ्रू देयर रिलेशनशिप हुज ओकेजनली स्ट्रेंड बाय रिवेलरी। आगे जॉन डेंस, ये इनके जो है थोड़ा अपोनेंट रहते थे, ये इनसे सहमत नहीं रहते थे जॉन डेनिस। तो क्रिटिसाइज पोप व्हाट ही परसीव्ड एज ए पर्सनल अटैक्स ऑन पोप सटायर्स लीडिंग टू अ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड। इनके इनके बीच में कुछ विवाद रहता था, कुछ विवाद रहा है कुछ आपस में जॉन डेन के विषय और अलेक्जेंडर पोप का, इसलिए जितने भी इनके वर्क आते थे उस पे एक हार्श क्रिटिसिज्म जो है जॉन डेनिस का देखने को मिलता है। अब हम मॉडर्न क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो अभी तक तो उनके कंटेम्प्रेरी थे दो तीन लोग, अब मॉडर्न में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि किसी भी राइटर पे उनके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सैमुअल जॉनसन है, टीएस इलियट है, ये जिस ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसके विषय में इन्होंने कुछ कहा ना हो, और कहा है अगर तो उनकी कही हुई हर बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे सैमुअल जॉनसन क्या कहते हैं इनके विषय में, एडमायर पोप टेक्निकल स्किल्स टू सैटारिकल प्रोव्स कंसीडरिंग हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट बोल दिया किसने, सैमुअल जॉनसन ने बोल दिया। टीएस इलियट का कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसके लिए इन्होंने बोल दिया वो एग्जामिनर के लिए, एग्जामिनर और जो भी एग्जाम को लेने एग्जाम में बैठने जा रहे हैं एस्पिरेंट्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्नॉलेज पोप्स मास्टरी ऑफ द हीरोइक कपलेट, जो है पोप की जो है मास्टरी हीरोइक कपलेट में है, ऐसा जो है टीएस इलियट ने बोल दिया। जैन यान जैक highlighted Pope's ability to blend the moral and social critique with poetic brilliance, nothing his lasting impact on the English literature। इनका एक अपना मानना था। और दूसरा एक नाम आ जाता है मेनार्ड मैक, ये 18th सेंचुरी के क्रिटिक माने जाते हैं, मॉडर्न में माने जाते हैं। एम्फसाइज पोप रोल आधा 18th के ये है जो पोप है, ये मॉडर्न के हैं मैक, और इन्होंने क्या एम्फसाइज कर दिया रोल, जो सेंट्रल फिगर ऑफ द 18th सेंचुरी लिटरेचर, पार्टिकुलरली नथिंग हिज कंट्रीब्यूशंस टू सटायर एंड मोरल फिलॉसफी। बस सटायर ज्यादातर इन्होंने लिखा और मोरल फिलॉसफी जो है भी इन्होंने बताई है। ये मायनार्ड मैक का कमेंट है अलेक्जेंडर पोप को लेकर के। तो ये तो इनके बायोग्राफी रहा, कुछ 60 कमेंट्स रहे जो उनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे, उनके विचार क्या थे पोप को लेकर के। और जो मॉडर्न क्रिटिक रहे हैं जिसमें टीएस इलियट, सैमुअल जॉनसन शामिल है, इनके विचार जो है क्या रहे हैं अलेक्जेंडर पोप को लेकर के। इतने में ही काम थोड़ा हमारा चल जाना चाहिए। हालांकि हम जब इनके पूरे डिटेल स्टडी वर्क की कंप्लीट करेंगे तो इनका क्रिटिसिज्म लगभग 20 से 30 जो है पॉइंट्स क्रिटिसिज्म के हम अलग से देंगे, जो कि इनके होल लाइफ को क्रिटिसाइज जिनने किया है, किसने प्रेज किया है, कौन कौन सी इन पे बुक्स लिखी गई हैं क्रिटिसिज्म को लेकर के अलेक्जेंडर पोप के, वो सारी चीजें हम लोग जो है सबसे लास्ट में क्रिटिसिज्म में डील करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। अब हम बात करते हैं इनके मेजर वर्क कौन कौन से थे। तो जनरली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देते हैं, जैसे इनका 1709 में आता है पास्टोरल्स, एक अर्ली वर्क इनका माना जाता है। 1711 में आता है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये भी जो है अच्छा इनका वर्क है, एक क्रिटिसिज्म है। सब कुछ पढ़ने वाले हैं, इनका डिटेल स्टडी भी पढ़ेंगे इनका। 1712 में जो है मैसिया आता है, और ये इनका तो मास्टर वर्क है। 1712 में जो आता है द रेप ऑफ लॉक, एक मो की पिक है। 1713 में विंटर ऑफ फॉरेस्ट, सब डिटेल में वर्क पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे आने वाले सेशन में। 1715 1720 ट्रांसलेशन किया इन्होंने कई वर्ष का, जैसे कि होमर्स की इलियड, इस तरह के कई वर्क को ट्रांसलेशन किया है। तो हम ट्रांसलेशन एंड एडाप्टेशन का अलग से एक सेगमेंट ही देंगे, कौन कौन से जो है इन्होंने ट्रांसलेशन किया और कौन कौन से इनका वर्क ऐसे जो अडाप्ट किए हैं किसी अपने प्रीवियस अथर से। 1720 में इनका डंसियार्ड आ जाता है, ये भी काफी फेमस वर्क है, एक सटारिकल अटैक है उस समय की अरिस्टोक्रेट सोसाइटी पे। 1733 टू 1734 में ऐसे ऑन मैन आता है, नाम इनका ऐसे है और लगता है कि इनका प्रोज वर्क दिया, क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन जनरली इनके नाम इस तरह के जो है वो सब पोएटिक में, वर्स में, कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट होता है। हम उस पर डिटेल में चर्चा आगे करने वाले हैं, डिटेल स्टडी ऑफ हिज वर्क। 1735 में एपिसल टू डॉक्टर आर्बतनॉट, एक लेटर में वर्क पूरा इन्होंने लिखा है, वो भी हम लोग डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। ये तो रहा कुछ इनके मेजर वर्क, कुछ इसमें माइनर वर्क में है।
माइनर वर्क भी हम देखेंगे। माइनर वर्क इसलिए जानना जरूरी है तो कभी-कभी ऐसे वर्क दे देता है कि हु इज व्हाट वन इज ऑड, तो उसमें से 3 इनके होते हैं, 1 नहीं होता है। तो हमें फाइंड आउट भी करने में वो सहूलियत हो जाती है अगर हम सारे वर्क इनके एक साथ में देखे होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी डिटेल स्टडी ऑफ हिज वर्क। सबसे जो पहला अर्ली वर्क इनका माना जाता है 1709 में आता है, वो है पास्टोरल्स। हालांकि जो पास्टोरल है ये पूरा रस्टिक जो है लोकेशन को इसमें डील किया गया है। जनरा इसका जो है पास्टोरल पोइट्री है, जैसे कि जॉन मिल्टन ने भी लिखा है इस पे जो है, उसी तरह से ये भी पास्टोरल पोइट्री है इनका। थीम इसकी आइडियलाइज्ड रूरल लाइफ और ब्यूटी ऑफ नेचर। यहाँ की जो लाइंस हैं हमें कंफ्यूज कर सकती हैं मिल्टन की लेसिडस से और जो वर्ड्सवर्थ साहब की अपनी खुद की पोएट्री से। तो वो लाइंस जो है हम लोग ध्यान रखेंगे इनमें। अब जो इनकी पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज करी है, एलिट्रेशन का अच्छा यूज किया है, जैसे कि डेफन द डार्लिंग ऑफ द स्वेंस। तो यहाँ पर जो है एलिट्रेशन है और ये जो सेंटेंसेस हैं ये पूरे के पूरे सेंटेंसेस ही जो है जो लाइंस हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि जो है ये आगे पूछी जा सकती है, तो हमें दिमाग में रखना जरूरी है। इमेजरी विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्टोरल्स। जस्ट होल्ड। जी, एलिट्रेशन और कुछ उस समय की जो पास्टोरल सीन्स हैं, ऐसा लगता है कि हमें जो है पढ़ने में इनके जो पोएम्स पढ़ेंगे तो लगता है कि पास्टोरल एरिया में हम पहुंच गए, कि इमेजरी दिमाग में बनने लगती है। कैरेक्टर के रूप में इन्होंने सेफर्ड्स और सेफर्डेस को जो है इन्होंने डील किया है। जनरली जो भी पास्टोरल्स वर्क लिखे जाते हैं उसमें सेफर्ड और सेफर्डेस कैरेक्टर के रूप में लिया जाता है। सोर्स अगर इनका बात करा जाए तो ये खुद की जो है इनकी जो क्लासिकल पोएट्री उस समय की थी उसको लेकर के इनका खुद के अपने विचार है। पास्टोरल पोएट्री पे अपने विचार जो है दिया है, कोई मेजर सोर्स इसका है नहीं। उस समय की आइडियलिस्टिक कंट्री साइड को जो है इन्होंने डिपिक्ट किया है अपने टाइम टाइम की। इसमें जो है जो डिपिक्शन है तो पास्टोरल लाइफ सेलिब्रेट करते हैं उसमें, और उसकी सिंपलिसिटी को अच्छे से दिखाते हैं कि वह प्रकृति का वातावरण कैसा होता है। वो पास्टोरल इज ए कलेक्शन ऑफ 4 पोएम्स। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पोएम है कि जो एक पास्टोरल इनकी पोएम है, इसमें जो है 4 पोएम का एक कलेक्शन है, ईच रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द 4 सीजन्स। हर जो है प्रत्येक पोएम जो है एक सीजन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। 4 पोएम्स है और 4 सीजन्स को जो यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। दीज पोएम सेलिब्रेट द रूरल लाइफ एंड नेचर रिफ्लेक्टिंग द क्लासिकल ट्रेडिशंस ऑफ पास्टोरल पोएट्री। कैरेक्टर की अगर बात करें सेफर्ड और सेफर्डेस के साथ साथ में कैरिडॉन एक शेफर्ड हु अपीयर्स इन स्प्रिंग। ये चीज ध्यान रखना है कौन करेक्टर किस सीजन में आता है। कॉरिडॉन जो एक शेफर्ड है जो अपीयर होता है स्प्रिंग सीजन में। हारिसिस एक जो है अनोदर शेफर्ड है जो समर को रिप्रेजेंट करता है। एलेक्सिस एक करेक्टर है ऐसा जो आटम को रिप्रेजेंट करता है। अल्फेसियाबस अल्फेसी बॉयस एक करेक्टर है जो विंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 करेक्टर है, कई चीजें निकल के आई। पहली चीज तो ये अर्लियर इनका वर्क है, दूसरी चीज ये पास्टोरल पोएट्री है, तीसरी चीज ये कि ये 4 पॉइंट का पोएम का एक कलेक्शन है, 4 सीजन को डिपिक्ट किया गया है और 4 करेक्टर के माध्यम से। मेजर तो सेफर्ड और सेफर्डेस ही है, लेकिन 4 करेक्टर जो सीजन को रिफर करते हैं, कॉरिडॉन्स स्प्रिंग को, थायरिसिस समर को, एलेक्सिस एटम को, अल अल्फेसी वॉइसस ये जो है करेक्टर विंटर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से जो है हम इनके करेक्टर की बात कर दे रहे हैं। और इसका बुकोलिक जनरली हम जानते हैं कि जो पास्टोरल पोएम्स होते हैं उसे बुकोलिक भी कहा जाता है, भी पूछा गया है। और इसकी जो कोट्स है, जो फेमस कोट्स है, कंटेंट विद साइंस, कंटेंट विथ साइंस इन द वेल ऑफ पीस, ये जनरली एग्जाम से पूछा जाता है। सैमुअल जॉनसन इस पोइम को लेकर के कहते हैं कि हार्मनी ऑफ द नंबर्स, हार्मनी ऑफ द नंबर्स,
ये जो है कमेंट किया है सैमुअल जॉनसन ने पास्टोरल को लेकर के। जॉन डेनिस क्रिटिसाइज द आर्टिफिशियलिटी एंड लैक ऑफ टू पास्टोरल स्पिरिट। जनरली हम पहले ही बता चुके हैं, जॉन डेनिस इनके कंटेम्प्रेरी राइटर रहे हैं और वो जो है इनके इनके बीच में कुछ विवाद भी रहा है, तो इनके जितने भी वर्क आए हैं उस पे इनका हार्श कमेंट ही मिलेगा। तो इन्होंने उसमें बताया है कि इसका जो सही तरीके से जो पास्टोरल स्पिरिट होनी चाहिए उसकी कमी है, इन्होंने कुछ ज्यादा आर्टिफिशियलिटी इसमें दिखा दिया। तो ये तो पहला रहा वर्क इनका, द पास्टोरल्स, ये 1709 में आता है, 4 पोएम का एक कलेक्शन होता है। नेक्स्ट वर्क इनका आता है 1711 में, जो कि बहुत ही फेमस है जनरली, जिसमें ये प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, जिस भी एग्जाम में ये प्रेस्क्राइब्ड नहीं है वहां पे भी ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म, बस इतना ही पूछ लिया जाता है कि ये वर्क है किसका और किस ईयर में आता है या किस सेंचुरी से बिलोंग करता है, या फिर ये पूछ लिया सकता है कि इसका लिटरेरी जनरा क्या है। तो लिटरेरी जनरा ये हमारे लिए, हालांकि पीजीटी जीआईसी में पूछे जाने की उम्मीद है, लेकिन पीजीटी में भी ये पूछा सकता है कि ये वर्क किस ईयर में आया था या किसका ये वर्क है। लिटरेरी जनरा की बात करिए, जैसे कि एन ए से लिखा हुआ है इसमें, दिमाग जा सकता है कि ये प्रोज वर्क है, लेकिन ये क्या है, एक पोइम है। थीम लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोएटिक स्टैंडर्ड, इन्होंने पोएट्री का स्टैंडर्ड के विषय में कई जो है थ्योरीज इसमें बताई है। पोएटिक डिवाइस की अगर बात करें तो हीरोइक कपलेट में इसको लिखा गया है। काफी मेटाफोरिकल लाइंस इसमें आपको मिल जाती हैं, जैसे कि अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग्स, ये जनरल सेंस में भी यूज करते हुए लोगों को आपने देखा होगा। हालांकि इसको जो है लिटिल नॉलेज के रूप में आप लोगों ने ज्यादातर सुना होगा, लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजर, लेकिन है क्या, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग्स, ये इसका असली लाइन है, ये सही लाइन है। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो डिडैक्टिक क्वाइम ये है, वो उसका क्रिटिकल बिलीफ इसमें दिखता है। ये इम्फेसाइज करते हैं कि पोएटिक और जो पोएटिक उस समय की थीरीज थी, जो पोएटिक स्ट्रक्चर थे उसमें बैलेंस कैसे हो, और क्लासिकल स्टैंडर्ड को जो है इन्होंने ज्यादा प्रमोट किया है। टू ईर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये फिगर ऑफ स्पीच में भी काफी पूछा जाता है सेंटेंस, इसका एग्जांपल पूछा जाता है, एंटीथेसिस के रूप में पूछा जाता है। ये भी ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का ही एक हिस्सा है, उसकी एक लाइन है। तो ये दो लाइनें तो किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, नहीं अगर सेम सेम राइटर का नाम देकर के पूछी जाती है तो फिर ये फिगर ऑफ स्पीच में दोनों पूछ ली जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना है। जोसेफ एडिसन जो कि इनके कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, जो इनके एसोसिएटेड रहे हैं, लिटरेरी एसोसिएशन भी इनका रहा है। प्रेज पोप साइड insight and the balance of the wit and wisdom, calling the work significant contribution literary criticism, कहते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लेकर के जो इनके विचार हैं बहुत ही बौद्धिक है, बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्ण है, जो कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में जो है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो कि एक डायडेक्टिक पोइम है। अगला वर्क आता है 1712 में मसीह, ये एक एडॉप्टेड वर्क है इनका, इसका एक मेजर सोर्स है, एक सेक्रेट पोएट्री है, इसको एक पायस पोएट्री कह सकते हैं। इसमें जो है एक डिवोशनल चीजें इसमें दिखाई गई है, मैसन मिसैनिक प्रोफेसी एंड क्रिश्चियन साल्वेशन, इसमें क्रिश्चियन की जो है कमिंग को जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके विषय में चीजें बताई गई हैं। एल्यूजन का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। एक बुक थी बुक ऑफ ईसाई, बुक ऑफ ईसाई, इसका जो है काफी इल्यूजन इसमें दिया गया है और इसी को जो है इसमें इमिटेट भी किया गया है। बिब्लिकल चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है इमेजरी के रूप में। मसीह इज ए सेक्रेट इकोलॉग, इकोलॉग वैसे ये भी जो है पोइम का फॉर्म होता है दैट अडॉप्ट्स द थीम ऑफ द बुक ऑफ ईसाई। आपसे पूछा सकता है कि इसका मेजर सोर्स क्या है, जो मिसाई है, मसीह इसको कह सकते हैं, मसीह इसका जो है ईसे का जो है ये बुक जो था उससे इसका मेजर सोर्स है। सेलिब्रेटिंग द प्रोफेसी ऑफ मसीह कमिंग, जो ईसा मसीह की कमिंग है उसकी जो प्रोफेसी को जो है यहाँ पर डील किया जाता है। दिस वर्क डज नॉट फीचर स्पेसिफिक कैरेक्टर बट रेदर प्रोफेटिक वॉइस स्पीकिंग ऑफ द कमिंग ऑफ द मसीह, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं दिखाए गए, लेकिन एक कैरेक्टर के रूप में एज ए आकाशवाणी के टाइप में आवाज जो है यहाँ पर
दिखाई गई है कि वहां से आवाज आती है। इंस्पायर्ड बाय द बुक ऑफ ईसाई ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन बाय सैमुअल जॉनसन। अगर आप पूछ लिया जाए कि इसका जो सोर्स है वो सैमुअल जॉनसन है कि बुक ऑफ ईसा है, तो बुक ऑफ ईसा और सैमुअल जॉनसन दोनों सही हो सकता है, क्योंकि बुक ऑफ ईसा को जो है लैटिन से ट्रांसलेट किया था सैमुअल जॉनसन ने। तो ये दोनों में से कुछ भी पूछा सकता है। बिब्लिकल लैंडस्केप इसका है। और जो ये इसमें सेलिब्रेशन रहता है मसीह की फुलफिलमेंट प्रोफेसी को लेकर के चीजें हैं। रिलीजियस पोइम है। और जीसस क्राइस्ट की अराइवल को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। बिब्लिकल एल्यूजन मिल जाते हैं यहाँ पर। बिब्लिकल एल्यूजन के साथ साथ प्रोफेटिक टोन है। यहाँ पर जो है साधु संत वाली सन्यासी वाली बातचीत जो है आपको देखने को मिल जाती है। रिचर्ड स्टील जो उनके कंटेम्प्रेरी राइटर रहे हैं, उन्होंने द स्पेक्टेटर एलटी ग्रेड में प्रेस्क्राइब्ड है, उसको आप वहाँ पढ़ेंगे। रिचर्ड स्टील द स्पेक्टेटर में जो है कहते हैं मसीह फॉर इट इज ए नोबेल द एलिवेटेड स्टाइल अप्रिशिएटिंग पोप्स एबिलिटी टू अडॉप्ट sacred theme into the English poetry with grace and reverence। कहते हैं पोप की इस वर्क को प्रेज करते हैं, अपने स्पेक्टेटर में प्रेज करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने इस तरह की पवित्र थीम पर जो है अपनी पोइट्री को लिखा है। नेक्स्ट वर्क हमारा आ जाता है 1712 में द रेप ऑफ द लॉक। हालांकि रेप ऑफ द लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हमने यहाँ पर दिए हैं, इसका डिटेल हम जो है अलग से, क्योंकि इनका मास्टर वर्क है एलटी ग्रेड में या अन्य एग्जाम में जहां पर इनका सिर्फ एक ही वर्क प्रेस्क्राइब्ड है तो अच्छे से पूछा जाता है, तो इसको डेप्थ में जा करके हम पढ़ेंगे। फिलहाल इसके कुछ सिंपल फीचर हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। 1712 में ये वर्क आता है द रेप ऑफ द लॉक इन लॉर्ड्स इन 1714। जानना क्या इसका है, मॉक एपिक है। थीम इसकी ट्रिवियल है। हम जो लोग जो है इसको उसमें पढ़े हैं लिटरेरी टर्म में बर्लेस्क, तो ये बर्लेस्क एक कंसीडर किया जाता है थीम ट्रिवियल ऑफ हाई सोसाइटी। मॉक हीरोइक सटायर माना जाता है। पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो मॉक एपिक हाई है। ये हाइपरबली का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। एग्जैजरेटेड चीजें जो है बढ़ा चढ़ा करके दिखाई गई हैं। बिलिंडा द बैरॉन्स और सिल्फ ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको जो है यहाँ पर पोप के द्वारा डिपिक्ट किया गया है। इसका जो सोर्स है एक ट्रू इंसिडेंट है। ये जो सोर्स है इसका एक सही सत्य घटना पर आधारित है। मॉडल आफ्टर क्लासिकल इपिक्स लंदन हाई सोसाइटी पे एक प्रकार से सटायर है। ब्लिंडास लॉक हेयर स्टोरन बाय बैरन्स, ये एक उसमें स्टोरी दिखाई गई है रैप ऑफ द लॉक में। बट अ मॉक हीरोइक पोएम satirizing a minor social incident in which Lord Peter cut a lock of hair Arabella Farmer। अराबेला फर्मर की एक लॉक को जो उस समय के लॉर्ड पेटर थे उन्होंने कट कर लिया था। लाक मतलब लट, बाल की एक लट को जो है उन्होंने कट किया था। एक ट्रू इंसिडेंट था, घटना थी उस समय की। उस पे जो है अलेक्जेंडर पोप ने इतना बड़ा जो है एक मॉक इपिक जो है पूरा लिख दिया। द पोएम humorously elevated this trivial event to epic state। इपिक स्टेटस एक बहुत छोटे सी घटना को जो एक इपिक के रूप में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। कुछ करेक्टर जो इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट हमारे एग्जाम में, बाकी स्टोरी में हम चीजों को कवर करेंगे इस पूरे नोट्स को पढ़ने के बाद। ब्लिंडा द प्रोटोगनिस्ट हुज लॉक हेयर इज कट, ब्लिंडा जिसकी जो है हेयर काट ली जाती है, लॉक काट ली जाती है। द बैरन एंटागोनिस्ट हु कट ब्लिंडास लॉक, एक एंटागोनिस्ट माना जाता है जो ब्लिंडा की लॉक को काट लेता है। एक एलोगोरिकल पोएम भी इसे कंसीडर की जाती है। ब्लिंडा यहाँ पर अराबेला फर्बर है और जो यहाँ पर ये है बैरन है, तो ये लॉर्ड पीटर के रूप में कैरेक्टर डिपिक्ट किया गया है। एरियल है। एरियल चूंकि जो है टीजीटी अगर आप के अलावा पीजीटी जीआईसी में जा रहे हैं तो आप एरियल वहां पर विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए इसको जो है ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा कैसे क्वेश्चन पूछा आता है। एक जो है सिल्फ है, एक एरी स्पिरिट है जो ब्लिंडा को प्रोटेक्ट करती है। अम्ब्रियल आ नोम है
हु ब्रिंग्स काओस। क्लैरिसा, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, बाकी हम माइनर कैरेक्टर पे भी चर्चा करेंगे। इसका अगर फेमस कोट की अगर बात कर लेंगे, व्हाट दैट्स अफेन फ्रॉम द अमोरस कॉज स्प्रिंग, व्हाट माइटी कंटेंट्स राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। क्रिटिकल कमेंट की अगर बात करें तो जॉन डेनिस जो इनके अपोनेंट हैं क्या कहते हैं, व्हाइल रिकॉग्नाइज पोर्ट्स विट इज स्किल्ड, डिनाइज critic work for its trivial subject matter, which felt the undetermined and grandeur epic poetry। ये कोई पोएट्री का जो है बहुत ही तुच्छ एहसास दिलाता है, इतना तुच्छ जो है इन्होंने टॉपिक उठा करके इतनी बड़ी पोएट्री लिख दी कि पोएट्री की तौहीन ही कर डाली है अलेक्जेंडर पोप ने। जबकि जोसेफ एडिसन उन्हीं के कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, वो कहते हैं कि पोइम फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वो पोइम को जो है प्रेज करते हैं इसकी ओरिजिनलिटी के साथ साथ विट एंड चार्म, एम्फसिस हाउ पोप टर्न अ माइनर सोशल इंसिडेंट इनटू अ वोक एपिक मास्टरपीस। कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर कलात्मकता है, तुम इतने छोटे से इंसिडेंट को जो है इतने बहुत बड़े एपिक में तुमने जो है इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से आज जो है हम यहीं तक रखेंगे और अगले सेशन में हम लोग जो नेक्स्ट वर्क है हमारा द विंस्टर फॉरेस्ट 1713 में आता है, जो टॉपोग्राफिकल पोइम है। हम अगले सेशन में बात करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इसके आगे के हर जितने भी इनके वर्क हैं, जो भी वर्क जनरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन वर्क पे सब पे जो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने बना रखा है। उस पे कौन-कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करी गई हैं, उनका मेन सोर्स क्या है, उनका जो है मेन थीम क्या है, उनके मेन कैरेक्टर कौन-कौन से हैं, उनको लेकर कमेंट किसने क्या कर डाला है, उनके कंटेम्परेरी राइटर ने क्या कमेंट करा, मॉडर्न क्रिटिक ने क्या कमेंट करा। यही कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर के एग्जामिनर जो है अपने क्वेश्चंस को रेज़ करता है। लगभग हमने प्रयास किया है इस पूरे नोट्स में कि उन सारे पॉइंट्स को जो है यहाँ पर कवर किया जाए, कंसीडर किया जाए, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में कोई भी पॉइंट ऐसा ना बचे जिससे कि हम छूट जाए और हमारा जो है क्वेश्चन लगे कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं। जनरली हमने देखा जीआईसी और पीजीटी में क्वेश्चन बहुत डेप्थ से नहीं पूछते हैं। अगर आपका जो है पूछ लिया जा रहा है, सपोज दैट आपका ये पास्टोरल पोएम पूछ ली गई कि कौन है, तो जनरली ये अर्लियर वर्क है, किस ईयर में लिखा गया ये पूछ लिया जाता है, इसमें किस चीज़ को डील किया गया ये पूछ लिया गया, इसके माइनर कैरेक्टर कौन-कौन से ये पूछ लिया गया, मेजर कैरेक्टर कौन-कौन से ये पूछ लिया जा सकता है, इसकी थीम क्या है ये पूछा जा सकता है, कोई क्रिटिकल कमेंट आएगा इस पे ये पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनने वाला हमें लगता नहीं कि इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन अभी तक के जो प्रीवियस हमने पढ़ा है उसमें बना है। बाकी आगे आने वाले एग्ज़ाम है, इतनी चीज़ें अगर हम कवर कर लेते हैं तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएँगे उनको कवर करने की कैपेसिटी हमारे अंदर हो जाएगी। भले वो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मुझे आता हो या ना, क्योंकि आप इतनी अगर नॉलेज ले लेंगे तो आप कम से कम एलिमिनेट तो कर पाएँगे। ये 3 तो नहीं हो सकते, अगर 3 नहीं हो सकते तो चौथा तो पक्का यही ही होगा। तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल आपसे एज़ यूजुअल। थैंक यू।